हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर काफ़ी भाइयों के सवाल आए हुए हैं। उन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर शुरुआत करते हैं तो पहला जो सवाल है वो सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। और साथ में भाई ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि कुछ स्टॉक्स की जो है यहाँ पे एनालिसिस करना चालू किया जाए। भी कुछ मार्केट अच्छा खासा गिर चुका है और मोस्टली उन्होंने कहा है कि माइक्रो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर में एनालिसिस शुरू की जाए जिनमें वैल्यू अच्छी नज़र आ रही है। तो उनको बताना चाहूँगा भाइयों को कि हम ऑलरेडी जो हैं एनालिसिस करते हैं अच्छी स्मॉल कैप मिड कैप माइक्रो कैप कंपनियों की भी अच्छी अच्छी, जिनके लिए हमने प्रीमियम ग्रुप ऑलरेडी बना रखा है। अब हम अपने उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड बाकी हम यहाँ पे भी डालते रहते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट अब देख लेते हैं दूसरा जो सवाल है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात अगर यहाँ पर करते हैं तो 1 सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर। तो ये है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स और इसका 856 करोड़ की पूरी कंपनी की वैल्यू है आज के दिन। और इसका स्टॉक प्राइस जो है आईपीओ आने के बाद में थोड़े दिन ऊपर गया था, 2 बार ट्राई किया ऊपर जाने का, उसके बाद लगातार नीचे गिरा बिकॉज ऑफ द मार्केट फॉल आ रहा था। फॉल के साथ में ये स्टॉक भी गिर रहा है। बट इसका जैसे आईपीओ के अंदर में हमने एनालिसिस किया था तो वहाँ पर मैंने कुछ सवाल आपके सामने रखे थे कि इस कंपनी की जो मोस्ट ऑफ द अर्निंग हो रही है वो सब्सिडरी जो कि यूएस में बेस्ड है वहाँ से हो रही है, जहाँ पे थोड़े से सवाल मैंने यहाँ पर उस वक्त उठाए थे। तो वो सवाल अभी भी बने हुए हैं, तो उनका जवाब जो है हो सकता है कि जो इनका अभी एसएमई कैटेगरी में आई है और बहुत बड़ा पैसा इन्होंने उठाया था, वो भी एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेके, तो वो भी अपने आप में एक सवाल था। क्योंकि ये फुल फ्लैज आईपीओ लेके आ सकते थे, थोड़ा रूल्स मतलब बैंड किए जा सकते थे। बट पॉइंट ये है कि ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम रूल्स में फिट नहीं बैठ रहे थे, रीजंस दूसरे भी हैं, राइट, जिसके बारे में हमने उस वीडियो में बात किया है। एंड पॉइंट ये है कि अब इसका जो रिजल्ट है इस टाइप की कंपनी का वो हाफ ईयरली आता है, तो क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आता, तो दिसंबर का रिजल्ट इनको ज़रूरी नहीं है लेके आना। और इनका मार्च में आएगा, जो ये भी 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। 1 महीने के बाद में मार्च खत्म हो जाएगा अभी, तो इनका रिजल्ट आएगा तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी, तो उसके बाद हम इसके अंदर फ्यूचर का बता सकते हैं। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं इस कंपनी से रिलेटेड कि इनकी जो थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही थी, मतलब लिटिगेशंस वगैरह चल रहे थे दूसरी कंपनी के साथ में, उसको इन्होंने सेटलमेंट कर लिया है कुछ पैसे दे दा के। एंड 3.5 करोड़ 4 करोड़ रुपए के आसपास में सेटलमेंट उन्होंने किया है, तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ है इससे रिलेटेड। और एक और न्यूज़ आई है कि इनके जो AIF हैं, जो मतलब जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, तो उन्होंने इनकी साइट विजिट किया, मतलब जो इनकी फैक्ट्री वगैरह हाउसेज है उनको विजिट किया है, जिसमें से एक AIF का नाम सामने आया है जिसका नाम है किंग स्टोन कैपिटल LLP। तो इनको ये बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारा जो है वो प्लांट जो है उसको विजिट किया है, बट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है। बट पॉइंट ये कि अगर इन्होंने विजिट किया है, जो कि अभी टाइम हो गया है विजिट किए हुए, बट यहाँ पर बल्क डील्स के अंदर में कोई भी बड़ी चीज़ में बाइंग होते हुए नहीं दिख रही है, या किंग स्टोन्स की तरफ से कोई बाइंग होते हुए नहीं दिख रही है। अगर AIF वालों ने विजिट किया साइट को देखा भी है तो उनकी अगर एनालिसिस आई थिंक अभी चल ही रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। सो ये भी एक देखना सही होगा कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो नज़र रख सकते हैं बल्क डील्स के ऊपर में। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो मेरा जो भी नियम इसको सहसा रिलेटेड से बन रहा है वो ये है कि थोड़ा इंतज़ार करिए, मार्च का रिजल्ट को देखिए। वहाँ अगर डेटा पुराने हिसाब से ही क्वेश्चनेबल बना रहता है तो फिर अगले डेटा के ऊपर में आगे जो डेटा आएगा उस पर डिपेंड करेंगे, राइट। नेक्स्ट भाई ने एक सवाल पूछा है कि निफ्टी का अभी क्या बनता है, निफ्टी कहाँ जाएगा, या फिर मार्केट का क्या दिख रहा है, राइट। इसके साथ में एक भाई ने एक थोड़ा क्वेश्चनेबल सवाल भी पूछा है, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। एक मतलब निफ्टी के बारे में बात करेंगे, उससे पहले दूसरे सवाल को ले लेते हैं। ये छोटा आंसर है इसका। FCCB जो होता है वो क्या होता है, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, या फिर वारंट्स, बॉन्ड्स, डेट्स, डिवेंचर्स, राइट। तो ये वारंट्स की तरह होता है, बॉन्ड्स होते हैं, वैसे देखा जाए वारंट्स नहीं होते, बॉन्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, आप दूसरी करेंसी के अंदर में पैसा उठा रहे होते हो ब्याज पे पैसा दे करके। तो इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो एवेक्सिया लाइफ केयर नाम से कोई कंपनी है, BN होल्डिंग नाम से कंपनी है, इनको आप लोग एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने FCCB के थ्रू पैसे उठाए हुए हैं, मतलब दूसरे देश की या दूसरी करेंसी के अंदर में लोन पे पैसे उठाना, दैट्स FCCB। तो ये पैसे उठाना एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव का लेना देना इससे नहीं है। एंड बाकी नॉर्मल न्यूज़ है, इट्स नॉट ए पॉजिटिव नेगेटिव। बाकी कंपनी के एनालिसिस करते हैं तो उसमें पता चलता है, राइट। एक क्वेश्चन और आया हुआ है एक भाई का कि शेयर मार्केट में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए एक रूल बना हुआ है, पुराना सेक्शन है, आई थिंक 1965 के कुछ का एक रूल बना हुआ है कि जो जो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग होती है वो जो जो वो नहीं कर सकते हैं। तो स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग में जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अभी एफ एन ओ ट्रेडिंग आप लोग नहीं कर सकते। एफ एन ओ ट्रेडिंग को वैसे अभी एक हाई कोर्ट ने शायद क्वेश्चन किया है एक कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के अंदर में नहीं आती है, एफ एन ओ की जो इनकम होती है वो बिजनेस इनकम में आती है। बट आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि एफ एन ओ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में आती है तो आपको वो आप परेशानी में क्यों जाओ, राइट, रहने दो एफ एन ओ ट्रेडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो। एंड तो अब पॉइंट ये है कि क्या वाइफ के अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में कर सकते हैं, बट डिपेंड यही है, अगेन यही बनता है, बात यही है कि अगर आप उसको मैनेज कर रहे हो तो फिर वाइफ का अकाउंट है, बच्चों का अकाउंट है, फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस्टेब्लिशमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मैनेज कर रहे थे कि नहीं। पॉइंट यहाँ पे है कि गवर्नमेंट ने ये रूल क्यों लाया हुआ है, बिकॉज कि जब स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, एफ एन ओ ट्रेडिंग हम लोग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, तो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उनका जॉब हैम्पर होता है और गवर्नमेंट का जो काम होता है उसमें दिक्कत आती है। तो ये मेन यहाँ पर फंडा है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे मान के चलिए 6 महीने का इन्वेस्टमेंट हो गया, 1 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट, जो कि स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर में नहीं आता है, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म के मान के चलो आपने किसी एडवाइजर से मदद ली है, एडवाइजर बोल रहा है कि इसको खरीद लो, इसको बेच दो, तो फिर वो एक एज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, अगर आप इंट्राडे टाइप में कर रहे हैं तो फिर वो स्पेकुलेटिव में आ जाएगा, अगर आपने किसी एडवाइजर से भी हेल्प ले रखी है तो। बट ये है कि आज इन्वेस्टमेंट किया, कोई इन्वेस्टमेंट आपको 2 महीने बाद में आपने निकाल लिया, कोई इन्वेस्टमेंट आपने 1 साल बाद निकाला, तो दैट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। तो वहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट में दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं निफ्टी वाला जो सवाल है, ये इसको एक बार देख लेते हैं। निफ्टी वाले क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है कि 1 सेकेंड, हियर इट इज़। तो क्या निफ्टी ऊपर जा सकता है? देखो अभी मार्केट के अंदर में 2-4 सवाल अभी भी पेंडिंग है कि मार्केट गिर क्यों रहा है और एएफआईएस बेचे ही क्यों जा रहे हैं। इसके काफ़ी भाइयों ने जवाब ढूंढने की कोशिश किए हैं, जैसे कि आप लोग देखते रहते होंगे न्यूज़ के अंदर में कि डॉलर गिर रहा है, ये वो हो रहा है, युद्ध चल रहा है, सिनेरियो बन रहा है, ट्रम्प इसका रीज़न है। तो कुछ रीज़न कहीं ना कहीं ऐसे ही बैठते हैं, मगर ये डॉलर गिर रहा है ऊपर नीचे, इससे कोई लेना देना, बट थोड़ा बहुत लेना देना हो सकता है बिकॉज ऑफ डॉलर रूपी जो है, रूपी गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, बिकॉज यहाँ से वो एफआईएस बेच रहे हैं, दैट मीन्स वो डॉलर में करेंसी में कन्वर्ट करें तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉलर बढ़ रहा है। तो वो एक रीज़न समझ में आता है, बट यहाँ पर वो लॉजिक बनाना कि वहाँ के लोग जो हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करें, बिकॉज ऑफ द डॉलर कन्वर्जन वो जो है लूज़ कर रहा है वैल्यू रुपीज़, तो वो उनको पहले से भी पता है। जब इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तब भी उनको पता है कि इतना हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट यहाँ से रिटर्न निकालने वाले हैं, इतना डॉलर में हम लोग डेप्रिसिएशन में नुकसान खाने वाले हैं, ये यहाँ पर टैक्स में हमें पैसा लग सकता है जो अभी आया है। तो ये टैक्स वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा बहुत इफेक्ट कर रहा है उस चीज़ को, नो डाउट। दूसरा, अभी भी जो क्लैरिटी है कि मार्केट का अभी भी मेन रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न मुझे पर्टिकुलरली जो समझ में आ रहा है वो देखो, एफआईआईज जा रहे हैं बेच के, इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, यस राइट, उसका रीज़न बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, वो तो गिर ही रहा है। बट वो क्यों जा रहे हैं और क्या सिग्निफिकेंट वो बेच चुके हैं? नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं बेच सकते, बिकॉज जो पब्लिक पोर्शन है, जो प्रमोटर्स के अलावा जो शेयर होल्डिंग है मार्केट के अंदर में, जो वैल्यू होल्ड करते हैं, उसका 40% से ज़्यादा का तो वो एफआईआईज के ही हाथ में है अभी भी। तो वो उनका काफ़ी अच्छा का सिग्निफिकेंट पोर्शन, जितना पोर्शन एफआईआईज के पास में इंडियन इकोनॉमी का है, इंडियन स्टॉक मार्केट का है, उसका सिर्फ उन्होंने 2-3% ही बेचा है, ज़्यादा नहीं बेचा है अभी तक, राइट। तो वो थोड़ी बहुत पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ लेके नहीं। उनको भी पता है कि लिक्विडिटी इशू इंडिया के अंदर में है, इसलिए वो ज़्यादा पैसा निकालते भी नहीं हैं। दूसरा जो मेन और रीज़न नज़र आता है वो ये है कि अभी और गिर सकता है क्या? तो देखो अभी गिरने को चांसेस तो दिख रहे हैं, बट थोड़े बहुत सुधार के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं अब जाके। बिकॉज क्यों, इतने दिन क्या था कि ट्रम्प के आने की वजह से ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाले हैं भाई, ऐसा क्या कर देंगे वो, कि टैरिफ वॉर, क्योंकि टैरिफ वॉर तो होना है, ये तो सीधा दिख रहा है, बिकॉज ट्रम्प इज़ ए बिजनेसमैन, उसको साफ दिखता है कि कौन सी कंट्री, उसको कंपनी चलाना आता है। तो कंपनी चलाना आता है, तो जो कंपनी चलाना जानता है वो देश चलाना भी जानता है, तो उसमें भी तो वही चीज़ चल रही है। तो वो टैरिफ का जो वॉर है वो चलने वाला है। अब वो टैरिफ वॉर की वजह से अब इंडिया के ऊपर समझ में आया कि इंडिया के ऊपर में क्या रिपरकशंस होने वाले। तो उसने ट्रम्प ने तो साफ बोल दिया कि रेसिप्रोकल वाला रूल लगने वाला, जैसे कि
यूएस से जो भी सामान इंडिया के अंदर में आता है, तो जितना टैक्स इंडिया लगाता है उतना ही इंडिया से सामान जो यूएस में जाएगा उतना ही टैक्स यूएसए लगाएगा। तो रेसिप्रोकल रूल यहाँ पे लागू होने वाला है। तो इसका जो इम्पैक्ट है अब यूएस, अब अपने को दिख गया कि अपने बिजनेस से जो इंडिया के जो बिजनेस है उन पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो इसके ऊपर में अब काम चालू होना शुरू हो गया है। इतने दिन दिक्कत ही नहीं नजर आ रही थी, अब दिक्कत नजर आ रही है और उसके ऊपर में काम शुरू हो गया है। तो अब मैंने स्टॉक मार्केट के पास्ट डेटा, पास्ट ईयर्स के हिसाब से एक चीज़ नोटिस की है कि जब कोई चीज़ समझ में ना आए तब तक मार्केट गिरता है, और जब एक बार चीज़ समझ में आ जाती है जिसके ऊपर काम चालू हो जाता है उसी वक्त मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। दैट इज, जैसे कि हम कोरोना टाइम की बात करते हैं तो फरवरी मार्च के आसपास तक मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। फिर जब लॉकडाउन लगा तभी मार्केट ऊपर चढ़ना चालू हो गया। लॉकडाउन लग चुका था जबकि मार्केट की तो खराब हालत तो अब होनी थी, राइट, कि अब सब जगह लॉकडाउन लगने लग गया है, कंपनीज की हालत खराब अब होनी थी, बट मार्केट चढ़ना चालू हो गया। क्यों? बिकॉज चीज समझ में आ गई और उसके ऊपर में काम होना चालू हो गया। मतलब लॉकडाउन लग गया तो अब उसके ऊपर में सुधार कस लिया जाएगा, मार्केट ऊपर बढ़ना चालू हो गया, जबकि सुधार आया नहीं है। इसी तरीके से मुझे वही चीज़ है कि प्रॉब्लम अब नज़र आ गई है और उस पर काम चालू हो गया है। बट ये ध्यान रखिए कंपनियों के ऊपर में अभी भी उसका इम्पैक्ट आना बाकी है, जो कि अभी आने वाला जो मार्च का रिजल्ट है, क्योंकि रेसिप्रोकल जो ये वाला जो ये टैरिफ वाला जो वॉर का जो ये रूल है ये 2 अप्रैल से लागू होगा एज पर ट्रम्प सेड। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आई थिंक जून का जो क्वार्टर का रिजल्ट्स होंगे कंपनीज के वहाँ देखने को मिलेगा। एंड तो जो काम है इंडियन गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब हमें करना क्या, तो वहाँ पर वो काम चालू हो गया है कि किस तरीके से हमें यहाँ के टैरिफ जो हैं यूएस से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं किन पे कम करना है, किन पे बढ़ाना है, किस तरीके से हमें मैनेज करना ताकि हमारी इंडस्ट्रीज इफेक्ट कम हो, कंपनियाँ इफेक्ट कम हो। तो उस पर काम स्टार्ट हो गया है। सो आई थिंक कि इट्स अ गुड साइन एटलीस्ट कि कुछ कुछ क्लैरिटी हमें मिल रही है। एफआईज क्यों जा रहे हैं वो भी थोड़ी सी क्लैरिटी हमें देखने को मिल रही है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं। दूसरी चीज़, नेक्स्ट अगर एक सवाल और आया था कि जो पी रेशियो होता है निफ्टी का, वो जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी का पी रेशियो पास्ट ईयर्स के डेटा के अकॉर्डिंग बार बार 18-19 के आसपास में पी रेशियो जो है पास्ट में आया हुआ है। ये जो नीचे वाली जो लाइन है ग्रीन वाली, ये है पी रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पी रेशियो है, मतलब मार्केट की कमाई बढ़ती है, कमाई बढ़ती है तो पी रेशियो नीचे आता है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो उसके साथ में भी पी रेशियो नीचे आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा नीचे आएगा, दैट मीन्स कि पी रेशियो पुराने डेटा के लोवेस्ट लेवल के ऊपर में टच कर रहा है। बट ध्यान रखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, पी रेशियोज़ का जो कैलकुलेशन का जो तरीका था उसको 2021 के अंदर में चेंज कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये जो पी रेशियो है ये नीचे शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे शिफ्टिंग जो है सीधी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 40 के पी रेशियो से सीधा 33 के पी रेशियो पे आ गई थी। दैट मीन्स कि पास्ट के जो पी रेशियोज रहे हैं वो 16-17 के आसपास में रहे हैं। तो अभी भी मार्केट जो है पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है अभी भी, बिकॉज यहाँ पर पी रेशियो पुराने ज़माने के अंदर में 2021 से पहले कंसोलिडेटेड बेसिस के स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर में, मतलब कि रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी की जो अर्निंग है उसी के हिसाब से पी की कैलकुलेशन होती थी। रिलायंस की जो दूसरी छोटी मोटी कंपनियां हैं उनकी जो अर्निंग है उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता था। अभी क्या है कि नए रूल के अकॉर्डिंग हमें 2021 के बाद में जो छोटी मोटी दूसरी कंपनियां, सब्सिडरीज जिनको हम बोलते हैं, वो कि उनकी जो इनकम होगी उसको भी मान लिया जाएगा, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसकी वजह से पी रेशियो का नीचे शिफ्ट हो गया था। शिफ्ट हो गया तो कंपनी का अभी भी जो वैल्यूएशन है वो पास्ट के पी रेशियोज के हिसाब से अंडर वैल्यूड तो है, बट पास्ट के हिसाब से अंडर वैल्यूड नहीं है, अभी भी उसके हिसाब से थोड़ा ऊपर ही है। दूसरा पीबी रेशियो अगर बात करते हैं तो पीबी रेशियो की मेथोडोलॉजी है उसको भी चेंज किया गया था, दैट इज अराउंड आई थिंक 2023। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पीबी रेशियो का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पुराने ज़माने में कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर पीबी रेशियो कैलकुलेट होता था, अभी जो है ये जो है स्टैंड अलोन बेसिस पे कैलकुलेट होता है। पी रेशियो स्टैंड अलोन से कंसोलिडेटेड पे शिफ्ट हो गया था 2021 में, और 2023 के अंदर में पीबी रेशियो कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन से कंसोलिडेटेड में शिफ्ट कर दिया गया था, ताकि जो रेशियोज हैं उनको थोड़ा सा अंडर वैल्यूड दिखाने का कोशिश किया जाए। और ये इंटरनेशनल जो स्टॉक मार्केट है या इंटरनेशनल जो कंपनी दूसरी स्टॉक मार्केट दूसरी देशों की जो कंपनियां हैं उनके अंदर में यही मेथोडोलॉजी बेसिकली यूज होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। इस तरीके से इंडिया ने ये शिफ्ट कर दिया बिकॉज यहाँ पर वैल्यूएशन अच्छी देखने को मिल रही थी बाय चेंजिंग दिस मेथोडोलॉजी।
तो इसको अगर डेटा को अगर चेक करते हैं तो पास्ट डेटा अगर ऑल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी भी जो पीबी रेशियो है वो पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग महंगा ही है, अंडरवैल्यूड है, बट स्टिल पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग अभी भी अंडरवैल्यूड उतना नहीं है। सो अगर कई भाई लोग अगर आपको तर्क देते हैं कि देखो पी रेशियो ऐसा है, देखो तर्क ऐसी चीज़ है जिसको आप गलत भी शिफ्ट, आपको कोई चीज़ गलत है उसको भी साबित करें तो आप तर्क देके कर सकते हो, सही चीज़ है सही साबित करें तो भी तर्क लेके यूज करो। तर्क की जो तलवार होती है उसकी दोनों तरफ धार होती है, वो दोनों तरफ काटती है। बस ये है कि वो जो आदमी को अपने बात सिद्ध करने के लिए वो हर तरीके से तर्क लगा सकता है। सो पॉइंट इतना सा है कि मार्केट के ऊपर में, स्टॉक मार्केट के अंदर में मैंने जो चीज़ देखी है वो ये देखी कि जब तक मार्केट को चीज़ प्रॉब्लम जो है समझ में नहीं आती तब तक वो गिरता है, जैसे उसको प्रॉब्लम समझ में आती है उस काम चालू हो जाता है उसके बाद में वो बढ़ना चालू हो जाता है। बट यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से भी बढ़ना चालू नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी के फ्यूचर को देखना चाहिए। अगर हम फ्यूचर को देखते हैं बिकॉज उस वक्त जब हम लोग डेटा जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो बहुत पास्ट है, जबकि इंडिया के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना नहीं था जितना आज है, इतना डेवलपमेंट पहले नहीं था। आज बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहाँ पर बन रहे हैं, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। तो पास्ट के साथ में कंपैरिजन इज काइंड ऑफ अच्छी चीज़ तो नहीं है, राइट। एंड तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन बन रही है अच्छी बन रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, या फिर हमारा अगर पहले से इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि 50-60% तक गिर चुकी हैं, अच्छी कंपनियां हैं जिनकी अर्निंग भी पोटेंशियल पी रेशियो बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो उनके अंदर में हम एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑलरेडी ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करते हैं जिसका हम प्रीमियम ग्रुप का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो जो भाइयों के सवाल हैं उनको आई थिंक आई होप कि मैं क्लियर कर पाया हूँ। एंड अगर कोई भी आपके और सवाल रहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।